हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को एक गुड होमवर्क इवनिंग सर। भेजा था। गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बेटर है कि क्लास अटेंड ना करें। ठीक है, जिन्होंने मैसेज कर दिया अलग से इट्स ओके, लेकिन जिन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया या फिर जिसका होमवर्क बाकी है, ठीक है, वो लीव कर सकता है खुद से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और एनसीईआरटी का ही काम था और सुबह ही भेज दिया था आपको। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया था। इनकेस किसी ने नहीं भेजा तो आप खुद ही लीव कर जाओ। ठीक है, मैं चेक ही कर रहा हूँ सबका कौन बाकी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अगर सोचो कि ये बैच आपकी को फ्री की सर्विस हर बार ऐसी मतलब देती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए ही है। आगे जाके दिसंबर में रिवीजन सेशन चलेंगे, क्रैश कोर्स चलेगा जिसमें 11 के हाई वेटेज टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के टेस्ट डिस्कशन अच्छे से होंगे। तो पूरा दिसंबर जनवरी में आपको वो कराया जाएगा। फिर जब आपके पेपर चलेंगे उसमें पेपर डिस्कशन हम कराएंगे। फिर बोर्ड्स के दौरान भी चीजें, बोर्ड्स की हेल्पफुल चीजें चलेगी। बोर्ड्स के तुरंत बाद 15-20 लगभग 20-15-20 दिन का गैप रहता है। उस 15-20 दिन के गैप में जेई मेंस सेट के अटेम्प अप्रैल अटेम्प्ट का क्रैश कोर्स चलता है। सेकंड क्रैश कोर्स पहला चलेगा दिसंबर और जनवरी मिड तक। सेकंड चलेगा जस्ट आपके बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद, लगभग जैसे बोर्ड्स आपके खत्म हो जाएंगे और जेई मेंस का सेकंड अप्रैल अप्रैल अटेम्प्ट के पहले का बीच का जो गैप रहेगा, तो जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में जिस तरह का पेपर आया है उसके एनालिसिस के बेसिस पे अप्रैल अटेम्प्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, फॉर्मूला रिवीजन, वो सेकंड क्रैश कोर्स चलता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद फिर जो बच्चे मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए एडवांस के हम सेशन रखते हैं। कुछ ऑफलाइन सेशन भी रखते हैं, कुछ ऑनलाइन सेशन भी रखते हैं। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो सीरियसली अभी तक कर रहे हैं काम। सबके लिए है ही नहीं है। जितनी भी 3 बैचेस आपकी चल रही है उन 3 बैचेस में से कुछ सिलेक्टेड बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स कॉल। इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा ही नहीं। टीचर्स के द्वारा जो नाम दिए जाएंगे उनको, उन बच्चों को ऑफलाइन या फिर उनको जो भी सपोर्ट मिल रिक्वायर्ड होगा, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए स्टडी मटेरियल, जेई एडवांस के लिए पूरा ऑफलाइन सपोर्ट, क्योंकि एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करानी पड़ेगी, तब जाके आपका आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन जनवरी के अटेम्प्ट के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आगे भी आपको इस तरह से सब कुछ मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इतने रिमाइंडर्स के बाद भी, मतलब उनको लग रहा है कि ठीक है फॉर ग्रांटेड चल रही चीजें, आराम से कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे टीचर्स लोग भी, तो बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे एफर्ट डालेंगे जो उसको करना है। बोर्ड्स की क्लासेस तो है नहीं कि आप भाई बोर्ड्स की तैयारी चल रही है, बोर्ड्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब है, अपने स्कूल टीचर का हेल्प लो, ट्यूशन ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्यूशन जा सकते हो। अगर आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है आप ट्यूशन जाओ। लेकिन अगर आपको सीरियसली जेई की तैयारी करनी है तो वैसा आपको बिहेव भी करना पड़ेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा। आपके अलावा जो बचे हुए 2 बैच है उसमें बच्चे बहुत सिंसियरली कर रहे हैं काम, वो लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं। पंजाब का भी एक बैच जो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, उसका बच्चे को अगर आप देखोगे वो लिटरली एक एक चीज को ग्रुप में भेजते हैं। तो वहां से लगता है कि उनके आगे तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं। एटलीस्ट उन बच्चों को हम आगे मौका देंगे ना जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऑन सीरियस नोट बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। ये कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बार बार आपको ग्रुप में रिमाइंडर भेजें कि तुम काम करके भेजो, क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो, टेस्ट क्यों मिस कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हें बताना है कि क्लास में क्यों एब्सेंट हुए, टेस्ट क्यों मिस किया,
या फिर होमवर्क क्यों नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी दिन आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, यू कैन मेंशन द रीजन कि सर ये प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण ये क्लास में होमवर्क या टेस्ट अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, हमको अलग से पूछना पड़ता है, बार बार फोर्स करना पड़ता है सब चीजों के लिए, तो वो बहुत गलत है। जैसे ही आपका सिलेबस ये दिवाली बाद होगा तो मैं बैच सेग्रीगेशन करवा दूंगा। इस बैच में मुझे 15 बच्चे या 20 बच्चे रहेंगे चलेगा, जो 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मैं सीधा रिमूव करवा दूंगा। मैं बात ही करने वाला हूँ, दिवाली तक देखूंगा, दिवाली के बाद एक सेग्रीगेटेड बैच चलेगा जिसमें सिंसियर बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा। बोर्ड्स की तैयारी नहीं चल रही है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड्स की तैयारी करना है तो कोई और प्लेटफॉर्म चूज करो। अगर जेई की तैयारी करना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क अगर आपसे नहीं होता है, आपके पास टाइम नहीं है जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो फिर मत करो तैयारी, छोड़ दो। सिर्फ क्लास अटेंड करके सिलेक्शन ऐसा भी नहीं होना है, तो मतलब नहीं यहाँ पे टाइम वेस्ट करके। और फिर हम भी आपसे उम्मीदें छोड़ दें, बार बार मैसेज तो ना करें ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तो ये क्लासेस अटेंड करो, लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्रैश कोर्स में एक को भी नहीं बैठने दूंगा जो बच्चा सीरियस नहीं है, भले ही तुम पे कितने फोन करवा लो। और लिटरली वो क्रैश कोर्स बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कुछ ऑफलाइन हम क्लासेस भी अटेंड करवाते हैं, ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन मटेरियल फिर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लास्ट ईयर हुई थी, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, आज आईआईटी में भी है वो। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसका उसका है ना रिस्पेक्ट करो। उसको ऐसा सोचोगे कि ठीक है फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से अटेंड करेंगे, अपने हिसाब से होमवर्क भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो आपकी हर चीज ऑब्जर्व हो रही है, हर डेटा लिखा जा रहा है, आप कितनी देर क्लास में बैठते हो। इवन दो आप, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्लास में अटेंडेंस के चक्कर में मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं, और उनका जब नाम बुलाया जाता है वो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो भी पता चल जाता है वो बस क्लास में ऐसे ही आ रहे हैं। वो सारा डेटा है। फिर बाद में आप एक्सक्यूजेस दो कि नहीं सर मैं तो क्लास में बैठता था, वो सब कुछ मतलब नहीं है। अगर आप क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते हो, टीचर अगर क्वेश्चन बोल रहा है आप चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, आप क्लास में कोई आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप हो ही नहीं क्लास में। आपका ग्रुप डेली ऑब्जर्व होता है कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, ऐसे बच्चों को हम आगे सपोर्ट भी करते हैं, उसकी अगर पूरी फीस भी भरनी पड़ी तो पूरी फीस भरेंगे। कल से अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, कॉलेज में लैपटॉप की जरूरत पड़ी, कॉलेज की फीस की जरूरत पड़ी, हॉस्टल में फीस की जरूरत पड़ी, इवन दो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में रह के यूपीएससी ईएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक दो बच्चों का भी फोन भी आया था मेरे पास कि हमको हमको ईएससी की तैयारी करना है, तो उनके लिए हमने कोचिंग तक अरेंज कर दी है, ऑफलाइन कोचिंग, कि ठीक है आपको गेट या ईएस की तैयारी करना है, आप ऑफलाइन कोचिंग चल जाओ। लेकिन उन बच्चों के लिए जो क्लास ये रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस में सीरियस थे और होमवर्क काम से दिया, कल से अगर आप में से मान लो कोई ऐसा है जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है, वो कभी आज तक ना होमवर्क किया है, क्लासेस ऑन ऑफ करता रहता है, आप कल से कोई हेल्प मांगोगे तो कौन करेगा आपकी हेल्प। वो करनी भी क्यों चाहिए। हम उस बच्चे को हेल्प करें ना जो सीरियसली जेई की तैयारी कर रहा है, जिसको रियली में रिक्वायरमेंट है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2010 से चल रही है, और रियली बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं और भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो बड़े इंस्टीट्यूट में भी अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिटरली बच्चों को बहुत हद तक सपोर्ट किया। आप खुद भी जानते हो कितने लेवल तक आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पर्सनली कॉल करते हैं, आपसे पर्सनली मेंटरशिप करते हैं, आपके घर पे आके आपसे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर भी गए टीचर्स। कहीं नहीं होता ऐसा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। उनको सिर्फ फीस से मतलब है, चाहे कितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, आकाश हो, एलन हो, आप चले जाओ, आप परफॉर्म करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई बात नहीं, उनको सिर्फ उनके टॉपर बैच से मतलब है, जो रिजल्ट पे जिनका उनको फोटो छापना है। बाकी नीचे लोअर बैच से उनको कोई मतलब नहीं, वो उनके लिए सिर्फ ये है कि भाई हमारे कोचिंग का खर्चा निकल जाए। तो मुझे ऐसे बच्चों से सख्त नफरत है जिनको पीछे पड़ना पड़ रहा है काम करने के लिए। आप 12th में आ गए हो ना, तो कोई आसान एग्जाम तो है नहीं। अगर आपको ड्रीम है भाई आईआईटी एनआईटी में जाना, तो उसको करने के लिए आपको वैसी चीजें दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कोई रैंक भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना लोन लेके, अच्छी खासी फीस होती है, एक साल की 3 से 4 लाख फीस होती है, साल भर के 12-15 लाख रुपए देने पड़ेंगे 4 साल के, सिर्फ कॉलेज फीस। ट्यूशन हॉस्टल फीस अलग। और फिर जॉब लगे नहीं लगे कोई गारंटी नहीं। आपको अगर चांस मिल रहा है कि एक अच्छा गौर, और कुछ कुछ बच्चों को रहता है कि भाई हमको रिसर्च में जाना है, ओलंपियाड करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में जाके करो ना। आईआईटी में चले जाओगे तो अच्छा रिसर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर यूपीएससी भी करनी है, रिसर्च में जाना, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी अगर आगे जाके फील्ड भी बदलनी है, इवन तो एमबीए भी करना हो,
एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से टैग लग जाएगा, और वहां पे जाने के बाद आपको खुद को इतना अच्छा माहौल मिलेगा कि आपके पास अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको स्टार्टअप करना तो स्टार्टअप करो, वहां पे मौके मिलेंगे आपको। आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब भी मिलेगी। लाखों में करोड़ों में पैकेज जाते हैं कुछ कुछ बच्चों के। इवन तो मेरे कुछ ऑफलाइन के पढ़ाए हुए बच्चे आज उनके अच्छे खासे पैकेज हो गए। आज वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहे, लेकिन वो इसलिए जी रहे क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी। कोई भी फ्री में चीज नहीं मिलती। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ एक्सक्यूजेस दो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भूल गया था, टेस्ट देना भूल गया था, या फिर मैं क्लास अटेंड करना भूल गया, होमवर्क करना भूल गया, मेरे पास स्कूल का ये काम है वो काम है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सक्यूजेस अपने जेब में रख लो आप। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चा कर रहा है उसका हो जाएगा। और आपकी बैच में से कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। आपकी बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके जैसा ही उनका शेड्यूल, इवन तो आपसे भी टफ शेड्यूल होगा, लेकिन फिर भी करना है मतलब करना, होमवर्क करके भेजते हैं अपने, उनको बोलना नहीं पड़ता भी होमवर्क भेजो, खुद ही डायरेक्ट भेज देते हैं। बहुत सारे बच्चे आपकी बैच से ऐसे। तो उनको, उनके लिए मेरे को मेहनत करने में बहुत अच्छा लगेगा। आगे जाके अगर उनको मैं कोई इंडिविजुअली कोई चैप्टर भी पढ़ाना पड़ा तो भी मैं पढ़ा दूंगा। और एक बार उनका मेंस में सिलेक्शन होगा, सबको एडवांस की तैयारी करूंगा ऐसे बच्चों को। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनको बार बार बोलना पड़ रहा है, उनको तो मैं कभी अपनी बैच में नहीं बिठाऊं। वो कोई ना भी नहीं करेगा मेरे को। इस 8 साल हो गए मेरे को अवंती में काम करते करते। तो अगर मैं ये बोल दूंगा भी इस बच्चे को मुझे अपनी बैच में नहीं रखना, तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा सर क्यों नहीं रखना, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 8 से 9 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो तो मेहनत करो, और करोगे तो मिल जाएगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों का पॉसिबल। और इस बार तो बहुत बहुत टाइट वे में, बहुत कंसाइज वे में बैचेस बनी है। लिटरली बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और मेरे को उम्मीद है कि इस बैच से कम 15 से 20 बच्चों का आराम से सिलेक्शन होगा। मैं आपको बताऊंगा भी जिस दिन रिजल्ट आएगा। और आप खुद पछताओगे, यार ये मेरी बैच का बच्चा था, ये तो मुझसे भी कमजोर लगता था, इसके कितने छोटे छोटे डाउट थे, लेकिन आज इसका सिलेक्शन हो गया, मैं पीछे रह गया। आपकी क्लास की लड़कियां, आपकी क्लास के लड़के गारंटी निकलेंगे इस बैच से, जो मेहनत कर रहा है सीरियसली। ये अब लास्ट टाइम है, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। थोड़े दिन और बस बैठो, आप खुद ही देखो कि इस बैच में स्ट्रेंथ 25 या 20 की रहेगी। 5-6 बच्चे ऐसे हैं या कुछ जो नहीं काम कर रहे हैं, उसको मैं हटा दूंगा, परमानेंटली हटा दूंगा। फिर आपको जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़ो। मैं बार बार अब ये बोल नहीं सकता डेली डेली बेसिस पे कि काम कर करके दो या फिर वो भेजो। जिसको नहीं करना है, जिसको ग्रुप में रिस्पॉन्स नहीं करना है, हटो, काम खत्म करो काम, ताकि एटलीस्ट मैं बाकी पे कंसंट्रेशन कर पाए। आपके पास एक्सक्यूजेस है, आपके पास बहुत बहाने हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स है, आप प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन निकालना नहीं है आपको। ठीक है, तो लास्ट टाइम है, क्या बहुत हाई टाइम है, थोड़ा ही टाइम बचा, अक्टूबर आ चुका है, नवंबर एंड तक सिलेबस एंड करना है। फिर अभी बीच में दिवाली की छुट्टी है कि दिसंबर से क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, और जनवरी में पेपर। अभी थोड़े टाइम बाद आपके जेई के फॉर्म भी निकल जाएंगे। ठीक है, और जेई के अलावा भी जो भी एग्जाम्स होगी वो भी हम आपको बताएंगे कि जेई के अलावा भी आप कौन कौन से एग्जाम को आप दे सकते हो। लेकिन सबकी प्रिपरेशन जेई जैसी ही है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, बाकी एग्जाम अपने आप प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, और दो कमजोर जैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर मैं थोड़ा कमजोर हूँ बाकी बच्चों के कंपेरिजन, वो होता ही नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो लिटरली वीक थे, लेकिन मेहनत करने में आगे थे। तो ये मत सोचो कि कोई बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा है, उसका आंसर जल्दी आ जाता है, आपका आंसर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। आपको बहुत कंसाइज मटेरियल मिल रहा है, आप देख रहे हो मैं किस तरह से होमवर्क आपको दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहले एनसीईआरटी का हम काम कर रहे हैं, फिर आज एग्जाम्पलर दे दिया। जिसने ये एग्जाम्पलर करी होगी उसको लिटरली बहुत फायदा होगा। जिसने भी ईमानदारी से ये क्वेश्चन किए होंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपकी एनसीईआरटी का ही है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसके बाद आप ये आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, इसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर सकते हो, फिर अपन पीवाईक्यू पे शिफ्ट करेंगे। फिर जब आप पीवाईक्यू करोगे तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्या चलो मेरे से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने फंडामेंटल कवर कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको जो चीज मिल रही है बहुत कंसाइज वे में मिल रही है। मैथ्स के केस में तो एक एक चीज को बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ मैं। इवन आप अगर वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो पीवाईक्यू की वर्कशीट मैंने जो सबसे पहले दी थी, उसको अगर आप देखो कि पिछले 25 साल के क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिए, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसको भी अगर आपने कर लिया तो भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी डेफिनेट की भी मैं बनाऊंगा थोड़े टाइम बाद।
कि जिसमें आपको पिछले 20-25 साल में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेट बनूंगा 25 क्वेश्चन का, क्योंकि आपके पास समय कम है, एटलीस्ट वो 25 क्वेश्चन भी कर लोगे पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन भी उसी से होंगे जिसने फंडामेंटल क्लासेस ढंग से अटेंड करी है, जो जो भी होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क किया है, उसी से होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम है, मुझे अब कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए किसी भी टीचर से, फिजिक्स की मैम से या केमिस्ट्री की मैम से, कि ये बच्चा नहीं कर रहा है या फिर ये नहीं करना चाहता। आप नहीं करना चाहते हो, खुशी खुशी चले जाओ, कोई यहाँ पे कोई किसी कोई रखने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो जो रुकेगा उसके लिए बहुत फायदा है। हम चाहते हैं भाई वो जो बच्चा मेहनत कर रहा हो आईआईटी में ही जाए, या फिर बहुत अच्छा एनआईटी उसको मिले, कोई भी पुराना। एक बार चले गए फिर आप खुद ही याद करोगे कि यार चलो अब सेटल्ड है, इतना अच्छा माहौल मिलेगा, इतने अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, और आपका पूरा सर्कल ही चेंज हो जाएगा। अभी तक आपका स्कूल में जो एटमॉस्फेयर था या घर में एटमॉस्फेयर था, वहां पे जाने के बाद पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे क्वालिटी बच्चे मिलेंगे, क्वालिटी प्रोफेसर मिलेंगे, क्वालिटी कैंपस मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम था, मुझे सीरियसनेस दिखनी चाहिए, वो बोलना ना पड़े आप लोगों को, खुद ही करो। हर टेस्ट के बाद उसको पेपर को रीअटेम्प्ट करो, टेस्ट एनालिसिस भेजो, कोई भी हेल्प चाहिए तो ग्रुप में मांगो, और लगभग हर हेल्प आपको मिलती है। आप जब भी कुछ बोलते हो, हाथों हाथ डाउट डिस्कशन ग्रुप में, कोई टीचर कितना ही बिजी क्यों ना, आपको सॉल्यूशन भी भेज रहा है। आपने कभी कोई मटेरियल मांगा तो वही मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, आप खुद जानते हो कि आप में से कौन है जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है वो अब देख लो आपको क्या करना है आगे जाके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका होमवर्क डिस्कशन करेंगे। तो जिसने भी होमवर्क किया है एक बार डाउट्स क्लियर कर लो अपने अपने। ठीक है, जो जो भी आपके डाउट्स हो आप प्रॉपरली पूछ लो इसमें। ये मैंने आपको ये आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज दी थी, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सर 7। 7th। सर क्वेश्चन नंबर 8। सर 8। 8th। और सर 3rd। 3rd। सर ठीक है, 10th। 10th। सर और 5। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 7th 10 भी। 10th। ठीक है, 17 तक में सर और 5th स्टेज हो गया। कौन सा 5th? हाँ, 11 to 17 में सर 15। 15th। ठीक है, और कोई? सर 12। ठीक है, बाकी 13। 13। 13। 13 सर। ओके सर 11th भी। सर 16। ओके, अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन थे, सारे एनसीईआरटी के हैं, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारे का लेवल अच्छा था। अब यहाँ पे देखो बाहर लीनियर है, अंदर रूट क्वाड्रेटिक है। बाहर लीनियर है और इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, आपको हिंट भी दे रखी है, पुट x इक्वल टू a बाई टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना था। अगर आप x को यहाँ पे a बाई टी रखते हो तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। x की जगह अगर a बाई टी आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/t²। 1 बाई -1/t² dt। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर देते हैं t के टर्म्स में। यहाँ पे एक तो क्या क्या आ रहा है, x की जगह आ जाएगा a बाई टी अंडर रूट ऑफ a इंटू a बाई टी माइनस a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा माइनस a बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। आप ब्रैकेट में देखोगे तो ब्रैकेट में से नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसमें से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रूट के बाहर आके a बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम टी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा, टी स्क्वायर, तो बाहर आके टी बन जाएगा। एलसीएम टी स्क्वायर आएगा तो बाहर आके टी, और आपके पास देखो एलसीएम यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड करोगे एलसीएम के लिए, तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा टी माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा टी माइनस 1। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, क्लियर है? और Yes. ऊपर ऑलरेडी आपके पास दिया था माइनस ए बाई टी स्क्वायर, तो अब ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, तो ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी माइनस 1 डी टी। अब ये तो लीनियर टर्म है,
लीनियर का जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन कर दोगे, ये हो जाएगा t माइनस वन की पावर वन माइनस वन बाई टू डी टी। अब क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। क्लियर है? फिर t की Yes, वैल्यू sir. पुट कर देना, वापस t की जगह क्या रख दोगे a बाई एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ में भी उन लोगों ने हिंट दी थी क्या कि x की पावर क्या करा इन्होंने, वन बाई थ्री कॉमन ले लिया और x को t की पावर सिक्स पुटअप कर दिया। आप क्या डायरेक्टली भी पुटअप कर दो, x को t की पावर सिक्स पुटअप करने से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी वेराइटी के थे इसलिए मैंने आपको दिया था ताकि एक बार ये फंडामेंटल कवर हो जाएगा फिर पीवाईक्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास था x की पावर वन बाई टू प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री dx, और x को आप पुटअप करोगे t की पावर सिक्स। x को अगर आप t की पावर सिक्स पुटअप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा dx इक्वल टू सिक्स टी की पावर फाइव डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर वन बाई टू करोगे तो ये टी क्यूब बन जाएगा, और टी की पावर वन एक्स की पावर वन बाई थ्री करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा सिक्स टी की पावर फाइव डी टी। अब ऊपर से टी स्क्वायर नीचे से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सिक्स टी क्यूब डी टी अपॉन टी प्लस वन बचेगा। क्लियर है? और सिक्स सिक्स भी बाहर आ जाएगा तो आपके पास बचेगा टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन। अब तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे शुरू में, प्लस वन माइनस वन भी कर सकते हो, एक प्लस वन कर दिया और एक माइनस वन कर दिया। मान लो क्या कर दिया प्लस वन माइनस वन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। स्टार्टिंग के दो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, और ये माइनस वन अपॉन टी प्लस वन अलग हो जाएगा। सिंपली आपको देखो पावर वन बाई टू वन बाई थ्री दिए तो इसका एलसीएम क्या आएगा सिक्स, वन बाई सिक्स, तो आपको टी की क्या पुनः टी की पावर सिक्स पुटअप करोगे पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, अब अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल एन टी माइनस वन, है ना? यस सर। ओके ठीक है, तो ध्यान रखो x की जगह t की पावर सिक्स रख दो, पूरा t में कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर एक प्लस वन माइनस वन करा अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। तो फिफ्थ भी हो गया। सेवंथ ये तो क्लास में कराया था आपको, क्लास इलस्ट्रेशन है, x माइनस ए को t पुटअप कर देना। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, x माइनस ए को t पुटअप करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सेम क्वेश्चन क्लास के इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ सेम क्वेश्चन है, पहले 5 को ऊपर भेज देना, यहाँ पे 4 को ऊपर, देखो सारे क्लास की इलस्ट्रेशन है, तो जिस बच्चे ने क्लास सारी अटेंड करी उससे सारे हो गए होंगे। फिर ई और ई सेम है, यहाँ पे क्या बचेगा सेम क्वेश्चन क्लास का था, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देना। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और नीचे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, देख लो इसको एक बार। साइन एक्स की पावर 8 माइनस कॉस एक्स की पावर 8। सर ये तो संडे वाले टेस्ट में भी आया था। हाँ सेम क्वेश्चन आया था संडे वाले टेस्ट में भी, साइन एक्स की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर, उसका डिस्कशन भी अपना रह गया है, करेंगे डिस्कशन उसका भी। और ये हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सर वर्कशीट में भी था ये क्वेश्चन। हाँ वर्कशीट में भी था, कैसे करेंगे बता, कर लोगे बताओ न्यूमरेटर Yes, में sir. क्या बताओ Yes, कैसे sir. करेंगे। सर ऊपर साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ है ना? यस। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था साइन की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अप्लाई करोगे तो नीचे वाला फंक्शन वापस क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली नीचे दिया भी क्या हुआ है, नीचे जो दिया हुआ वो है क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, या फिर साइन एक्स माइनस नहीं, नीचे क्या दिया हुआ है, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं उससे भी नहीं होगा। हाँ ये जो नीचे दिया हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसी को फैक्टराइज कर सकते हो पावर 4 को भी, पावर 4 को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आएगा, एक सेकंड बताता हूँ। अभी थोड़े दिन सर पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, या फिर देखो ये अपन ने थोड़े दिन पहले किया था, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी,
तो इसको क्या Yes, sir. लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वही बन जाएगा नीचे वाला फंक्शन। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये ए है आपका, ये बी है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए प्लस बी ये क्या है 1 माइनस 2ab, तो 1, इसको आप ध्यान रख लो, याद भी रख लो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को लिखने का तरीका क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बचे हुए में वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हमने क्लास में 2 बार किया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, एक दो बार जेई में पूछा भी गया, आपकी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत बार आया। क्या सिखाया था तरीका, दिखा नीचे दोनों कॉस कॉस है, क्या करेंगे, सर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, ये जहां पे Yes, जो sir. दोनों एंगल है, इन एंगल का डिफरेंस क्रिएट करोगे, जो दोनों एंगल है आपके, इन एंगल का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करोगे, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस x प्लस बी, इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया तो मल्टीप्लाई किया, अच्छा इस x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा साइन ऑफ a माइनस बी, तो वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर डिवाइड भी कर देंगे, तो साइन ऑफ a माइनस बी और इससे डिवाइड करा, अब ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन ऑफ a माइनस कैपिटल A माइनस कैपिटल B का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जैसे अप्लाई करोगे चीजें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा, नीचे जो दोनों एंगल है उन एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया, अब अच्छा कभी कभी साइन क्रिएट करने पे फायदा होगा, कभी कभी कॉस क्रिएट करने पे फायदा, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अगर नीचे मान लो साइन कॉस के प्रोडक्ट होता तो ऊपर कॉस क्रिएट करने पे फायदा होता, नीचे दोनों कॉस है तो ऊपर साइन क्रिएट करोगे, फिर अलग अलग करोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं हल्का सा करके दिखा रहा हूँ, आपने डिवाइड किया साइन ऑफ a माइनस बी से, और न्यूमरेटर में साइन ऑफ x प्लस ए माइनस x प्लस बी, और नीचे आपके पास क्या है, cos ऑफ x प्लस ए कॉस ऑफ x प्लस बी, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी का, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे कॉस कॉस, अब दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस कॉस कॉस को दोनों से अलग अलग डिवाइड करोगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक जगह 10 एक जगह शायद कॉट कुछ क्रिएट होगा, ठीक है, हाँ नेक्स्ट 13 में क्या था, अच्छा सब जगह e की पावर x है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग कर लो, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर लो अलग अलग, शायद उससे सॉल्व हो जाए, या फिर नीचे जैसा टर्म ऊपर क्रिएट कर लो, नीचे से टर्म ऊपर क्रिएट कर लो, क्या करा आप लोगों ने 13th में और 14th में एक जैसे e की पावर x को t पुट करके सर e की पावर x को t पुट कर उससे लेंगे, भी हो जाएगा, e की पावर x से t पुट अप करोगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, e की पावर x को t पुट अप करोगे तो ऊपर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, फैक्टर भी बन रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे हो जाएगा, ये डुएबल है, क्लियर है, e की पावर x को t मानना फिर सेपरेट कर देना अलग अलग, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, e की yes. पावर x को t मान के आपके पास क्या बनेगा, t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, चाहो तो नीचे का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो या फिर हाँ कर लोगे हो जाएगा सॉल्व, इसको Yes, क्या sir. लिखोगे a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, ए और बी पता करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, सेम यहाँ पे भी ये बताया था क्लास में, एक्स स्क्वायर को टी मान के पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर देना, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अच्छा इनका तो डिफरेंस भी ऊपर क्रिएट कर सकते हो ताकि अलग अलग हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर क्या बनेगा 3 बनेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब दोनों से सेपरेटली अगर जब आप डिवाइड करोगे तो एक जगह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक जगह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे देखो ऊपर साइन एक्स आ रहा है नीचे कॉस एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स को टी पुट अप करेंगे ताकि एक cos x dx dt में चला जाए, बचा हुआ जो cos स्क्वायर उसको साइन इन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या है cos क्यूब इंटू लॉग ऑफ, अच्छा ये e की पावर x ये तो नीचे ही आ जाएगा, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये e बेस है तो ये नीचे आ जाएगा, तो साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, क्या है इंटीग्रेशन में
साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो आपको साइन एक्स को टी पुट अप करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा, साइन एक्स, इसमें से कॉस स्क्वायर अलग कर लोगे तो कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक कॉस एक्स अलग। जैसे साइन एक्स को टी पुट अप करोगे तो क्या बचेगा, टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान रखो वहां पे क्या दिया होता है, ई की पावर लॉग बेस ई साइन एक्स, तो ये दोनों बेस सेम है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, साइन एक्स लिख दोगे। क्लियर है। 16 में भी पहले 3 को ऊपर भेज देना, बेस सेम है तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 को टी मानोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। ये बार बार ध्यान रखो, ये सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही, लॉग ऑफ लॉग ए बेस बी, बताया था पहले भी। अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली बी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो पहले यहाँ का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा था 3 log x, पहले इस 3 को हटाओगे, 3 को कैसे हटाएंगे, पावर में चल जाएगा, फिर दोनों का बेस सेम है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। और कोई डाउट है इसमें 1 से 17 में? सारे No, क्वेश्चन sir. अच्छे थे। चलो नेक्स्ट 18 to 23। Sir, 18. 18 सर 19 और 20। ठीक है, सर 20। ओके। 18th में अच्छा क्वेश्चन है। 18 में अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स, और क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो बताओ क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने? से पहले साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन एक्स साइन से, उससे फिर क्या हुआ, सर तो फिर साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया और फिर कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा आपने पहले साइन स्क्वायर बाहर निकाला, ऐसा? यस, अगर साइन स्क्वायर बाहर निकालोगे तो साइन एक्स आएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर बचेगा एक साइन एक्स। नहीं सिर्फ साइन रेज टू द पावर 4x बाहर निकाला है। अच्छा आपने रूट के अंदर ही साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसा? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर रूट के अंदर ही साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन की पावर 4 बनेगा, तो बाहर बन के साइन स्क्वायर बन के बाहर आएगा। और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स। ये किया आपने? यस सर। ठीक है, ये साइन स्क्वायर, फिर इसके बाद सिर्फ फॉर्मूले को किया साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो देखो ऊपर तो कॉसेक स्क्वायर बैठ गया, अब ये कॉसेक स्क्वायर कब तब हटेगा, जब कॉटेक्स को टी मानेंगे। कॉटेक्स अगर क्रिएट हो जाए तो काम हो जाएगा, तो कॉटेक्स को टी मानेंगे तो कॉसेक स्क्वायर अपने आप हट जाएगा। जब ये साइन एक्स डिवाइड हो तो यहाँ साइन एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन, कॉट बन जाएगा, कॉट ही चाहिए था मुझे, कॉट अल्फा इंटू साइन अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है ध्यान रखना, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। क्लियर है, हो गया सॉल्व। अब कॉट एक्स, ये नीचे वाले को सबको टी मान लेना, इस पूरे को टी या टी स्क्वायर, कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, हो गया, अब तो बचा ही नहीं कुछ। अच्छा था ये क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसको देख के क्या याद आता, क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे 19th में? cos 2 थीटा। वेरी गुड। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जब भी दिखे तो रूट एक्स को ही या तो मान लो या फिर एक्स के अंदर कुछ मान लो। इससे 4 आता सॉल्व cos 2 थीटा करके, बोलो। cos स्क्वायर थीटा। सर एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर 2 हाँ एक ही बात है, वो तो एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यस सर हो रहा था। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह cos स्क्वायर 2 थीटा रखो या रूट एक्स को cos 2 थीटा रखो, आपके पास वापस वही क्रिएट हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस ट्राई करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 20 में अब देखो, जब भी e की पावर दिखे और अंदर अलग अलग फंक्शन दिखे तो आप क्या सोचते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है? e की पावर सर f of x plus f of dash x। f डैश x, जब भी ऐसा फॉर्मूला दिखता है तो अपन जनरली क्या सोचते हैं कि e की पावर fx और f डैश x क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे e की पावर x है,
और क्या दिया हुआ है 2 प्लस साइन 2x, ये क्लास में कराया था क्या सेम क्वेश्चन, अपॉन 1 प्लस कॉस 2, ऐसे हाँ ऐसी एक वेराइटी कराई तो थी। अब देखो आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, एक एफ एक्स क्रिएट करना है और एक एफ डैश एक्स क्रिएट करना है। तो क्या कर सकते हैं, इस पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। साइन 2x को सर 2 sin x cos x लिख लेंगे और 1 प्लस cos 2x को 2 cos square x लिख लेंगे, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा यहीं पे कर रहे हो कि सेपरेट करके किया था? सर डिनोमिनेटर में लिख ठीक है। दिया था 2 cos स्क्वायर x। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और सेपरेट करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट। हाँ ये क्लास में याद आ गया। 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखोगे? 2 cos cos square स्क्वायर। 2 cos 1 square प्लस x. कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2x को 2 sin x cos x। साइन 2x को लिख दोगे 2 sin x cos x। हो गया सॉल्व। 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस वही अलग अलग करोगे तो वही क्रिएट हो जाएगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या क्रिएट होगा, सीकेंड स्क्वायर, और साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा 10। ये एफ या एफ डैश एक्स है ना? यस यस ओके हाँ ये क्लास में कराया था सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा था? 21 22 23 में 23। 23 23 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए माइनस बी क्रिएट हो जाएगा। देखो एक तो ये यहाँ पे ये दिख रहा है शायद मेरे को कि एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर पावर में, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, ऐसे कुछ किया था क्या? यस सर। यस इससे फायदा हो रहा है। अब क्या करेंगे, सर अंडर रूट से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उससे क्या होगा, एक्स बाहर आएगा। एक सेकेंड इसको मैं नए पेज पे लेता हूँ। यहां तक आपके पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 dx। हाँ बताओ क्या किया? तो x स्क्वायर सर, अंडर जो रूट से नीचे कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे लॉग के अंदर। एक एक करके बोलो, हाँ क्या कह रहे हो? डिनो लॉग के अंदर तो क्या आ रहा है, अच्छा इसका भी डिफरेंशिएशन शायद यहाँ क्रिएट हो जाए, 1 प्लस 1 यस बाई एक्स स्क्वायर है। किसी को टी मान के काम हो रहा है क्या? Yes, yes से हो जाएगा 1 plus 1 by x square से. स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे लॉग के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। अगर इस लॉग वाले पार्ट को टी मान के देख लेते हैं, सर पहले x स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन लेके सेम चीज क्रिएट हो रही है लॉग वाली। हाँ वो भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं ना इसका क्या किया, अगर मान लो रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो कॉमन ले लेंगे। वो पता कैसे चलेगा कॉमन लेना है, ये डायरेक्ट क्लिक तो नहीं करेगा ना, पहले अपन को सोचना पड़ेगा। सर तो पर t मान के ना dt में क्रिएट हो रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तब पता चलेगा कि कॉमन लेना है कि लेना है। तो सबसे पहले आप इसको अगर टी मानते हो, इसका डिफरेंशिएशन कितना क्रिएट होगा, 1 अपॉन 1 1, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब Yes sir. डी एक्स इक्वल टू डी टी। एलसीएम वगैरह लोगे तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और -2 बाई एक्स क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/2 dt। अब आपको क्या क्रिएट करना था, 1
ये क्रिएट करना था। तो ये कैसे क्रिएट किया आप लोगों ने? अब देखो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, ये 1 + x² है तो ऊपर से अगर सिर्फ x², लॉग के अंदर वाली की टीम आना हाँ अच्छा सिर्फ अंदर वाले को ही टीम आना था, ठीक है। यहाँ पे इस वाली पार्ट्स में भी अगर आप x² कॉमन लोगे तो देखो रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/x², जो लॉग के अंदर क्वांटिटी वैसी यहाँ पे बच जाएगी। और नीचे x² कॉमन, अच्छा x² कॉमन लोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, x3, है ना? तो ये सर वो अंदर वाले को टीम मान लेंगे ना तो यही आ अंदर, जाएगा। हाँ ये अब अंदर वाली को टीम आना है क्योंकि x3 क्रिएट हो गया। x3 क्रिएट हुआ तो 1/x² को टीम मानोगे तो x3 बढ़ जाएगा। फिर आपके पास बचेगा आई थिंक √t × log t, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले x² कॉमन लोगे तो नीचे x से कैंसिल हो जाएगा तो x³ बचेगा। फिर 1/x² का डिफरेंशिएशन 1/x³ होता है तो वो dt में चला जाएगा, तो आई थिंक बचेगा आपके पास √t log t। √t log t को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोच के देखना एक बार, ठीक है। ओके, ये कौन सा था, 23rd। हाँ 24 से 31 में सर 29th। एक मिनट वापस बोलो, अरे सुना ही नहीं दिया, वापस बोलो एक एक के करके। सर 26। 26, सर 28। 28 और 31 सर 31, 25 भी 25, ठीक है। अच्छा पिछले पार्ट का सब हो गया था ना, ठीक है। सबसे पहले 25, अब देखो 0 से क्या दिया हुआ है, π/4, नीचे वापस वही sin की पावर 4 cos की पावर 4, और ऊपर दिया हुआ है sin × cos। अब देखो सब जगह ट्रिग्नोमेट्री ही इन्वॉल्व हो रही है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अच्छे से सोचनी पड़ेगी इसमें। तो बताओ यहाँ पे क्या सोचा? सर 2 सर से cos मल्टीप्लाई। 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या? सर अच्छा। cos 4x से ऊपर नीचे डिवाइड। नहीं ऐसे डायरेक्ट कैसे सोचा कि 4x से ही करेंगे? पहले कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल स्टार्ट करोगे ना, जैसे डायरेक्ट तो आइडिया क्लिक नहीं करेगा। 0 से π/4 है सबसे पहले आपके पास, से डिवाइड किया, क्या कर रहा है, काय से डिवाइड किया, cos raised to the power 4x। पर क्यों? सर लॉजिक cos क्या पावर था? 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 के फॉर्म में आ जाएगा तो इजी पड़ेगा उससे। अच्छा cos की पावर 4 से मतलब आपने बेसिकली 10 क्रिएट करा, ये कहना चाहते हो? यस सर। यस यस सर। ऊपर नीचे cos की पावर 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 1 + 10 की पावर 10x की पावर 4, और ऊपर cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो sin x अपॉन cos³ बचेगा। हाँ तो sin x अपॉन cos³ में से एक cos² अलग कर लेंगे तो एक sin/cos 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक 1/cos² कन्वर्ट हो जाएगा sec² में, और ऊपर नीचे बचेगा 1 + 10x की पावर 4। ये sec² क्रिएट हो गया। अब आप 10x को टी पुट अप कर दोगे, सर tan² x को करेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है 10² को कर दो, एक ही बात है, वापस वो लीनियर क्रिएट होगा, ठीक है। 10² को पुट अप करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 10x × sec² x इक्वल टू dx इक्वल टू dt। आप 10x को भी टी पुट अप करते तो अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगी तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो 10x को टी पुट अप, 10² x को टी पुट अप किया तो ये वाला पार्ट तो पूरा dt में चला गया, तो हो जाएगा dt/2 अपॉन 1 + t², ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे फिर लिमिट पुट अप कर देना, यस इंटीग्रेट कर, अच्छा लिमिट चेंज हो जाएगी, यस सर। ठीक है। लिमिट को चेंज कर देना, 0 पे रखोगे तो t की वैल्यू 0 और π/4 रखोगे तो 1। ये कौन सा था आपका 25th। 26 में ऊपर cos² दिया हुआ है, नीचे cos² साइन दिया है, ये स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे cos² से डिवाइड करने पे हो जाएगा, यस सर। ठीक है। Yes. ये वही फॉर्मेट है, a अपॉन a + b sin² cos², तो ऊपर लेकिन होगा कि नहीं होगा, cos² से डिवाइड करोगे या फिर cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे, किससे क्या, या फिर और क्या तरीका, अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या,
प्रॉपर्टी 4 अगर लगा के देखोगे तो कॉस कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और नीचे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट, उससे भी फायदा नहीं होगा। कौन सा तरीका ज्यादा आसान हो रहा है इसमें 26 में? cos स्क्वायर से डिवाइड किया। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे हो रहा है। अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे? जब tan को t मार लेंगे। सर 4 कॉमन ले लो। tan x को t मानोगे तो फिर सेकेंड स्क्वायर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। tan को t मानने से काम थोड़ी मतलब फिर सेकेंड स्क्वायर भी चाहिए आपको। सेकेंड स्क्वायर कहाँ है? तो वो dx = dt बाय sec स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। हाँ तो फिर उसको वापस से t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे। हाँ तो आपको पूरे को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आंसर t में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड स्क्वायर था नहीं, या तो आप सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या फिर जब जो dx के साथ सेकेंड स्क्वायर आएगा उसको 10 में वापस कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार। जब ऐसे ही किया। ये 0 से π/4 है, 1/1 + 4 tan स्क्वायर है। अगर आप 10x को t पुट अप करना चाहते हो तो यहाँ पे बनेगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स dx = dt। सेकेंड स्क्वायर को वापस 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स dx = dt। अब 10x की जगह t पुट अप कर दोगे तो dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/1 + t स्क्वायर dt। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/, ये पहले से क्या था 4t स्क्वायर, और dx की जगह भी क्या आ गया 1/1 + t स्क्वायर dt। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी 0 से 1। अब ये वो वाला फॉर्मेट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। टी स्क्वायर को कुछ p मान के पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे, जो ऑलरेडी पहले था ना यहाँ पे x स्क्वायर वाला, ये वाला, ये 14 जैसे। इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे। याद आ रहा है क्वेश्चन आया था क्लास में जिसमें सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर के टर्म्स में थी। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करोगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट होगे। सेम यहाँ पे भी दोनों टर्म टी स्क्वायर के टर्म्स में आ गई है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करना, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। tan इनवर्स दोनों का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी टर्म्स के टर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कहाँ गया क्वेश्चन, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर क्रिएट हो गया, फिर tan x को t पुट अप कर दिया और पूरे को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मतलब वो है, बिना प्रॉपर्टी के यूज हो रहे हैं। ओके, 28 में क्या है, लिमिट 0 से 1 अंडर रूट के अंदर है, 1 + x/रूट के अंदर है -x। तो इसको तो पहले रेशनलाइज कर लो, तो हो सकता है रेशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई हो जाए, है ना? हो रहा था? यस सर, इजी हो जाएगा। पहले रेशनलाइज कर लेना, फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचना। 30 में मॉड है x-1 पे 2 पे और 3 पे, तो ये कहाँ पे टूटेगा? 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो 1 से स्टार्ट ही हो रहा है तो 2 और 3 पे आपको तोड़ना पड़ेगा। 1 से 4 में कहाँ पे तोड़ोगे? 2 और 3 पे। फिर आपको देखना पड़ेगा 2 और उस इंटरवल के बीच में कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, 1 मिनट। तो 31 में कहाँ पे टूटेगा? 2 पे और 3 पे। तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो 1 से 2 में जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, मतलब 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा तो ये पॉजिटिव, 2 से कम है तो ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे। ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये दोनों कैसे ओपन होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, x+1 और ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, तो बनेगा x+1 सॉरी x-1, ये पॉजिटिव ओपन हुआ और बच्चे हुए दोनों नेगेटिव, x-2 माइनस ऑफ x-3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 2 से 3 में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करके ओपन कर लोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। कर लोगे आप? यस सर। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, इस पेज पे और कोई डाउट रह गया हो किसी का तो पूछ लो। 18 से 31 में एनीवन? ठीक है, और थे क्या इसमें? हाँ, 32 से 38, 32 से 38 हो गए थे ये सारे? 36 सर 34 भी।
34 -1 से 1 है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये ऑड है या इवन है। इसमें क्या प्रूव करना था? अच्छा, यस सर। तो -1 से 1 है, तो ये दिख रहा है कि x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा। तो इसके f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx है, तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0। क्लियर है? 0 ओके। 34th में 10 क्यूब x का इंटीग्रेशन करना था 0 से π/4 में, तो 10 क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर एक बार 10 स्क्वायर एक्स और एक बार 10 एक्स लिख के फिर 10 स्क्वायर एक्स को सेकेंड में कन्वर्ट करके। वेरी गुड। 10 स्क्वायर एक्स लिख देना और एक 10 एक्स अलग कर लेना। एक 10 स्क्वायर को आप लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 इंटू 10x, फिर अलग अलग करोगे तो एक 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा और एक 10x अलग हो जाएगा। 10x का तो आपको पता ही है, -ln sin x ln cos x या फिर ln secant x कर दोगे। यहाँ पे 10x को t मानोगे तो secant स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया? यस ठीक है, देखो सारे स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और बोलो इस पेज पे और कोई डाउट? एनीवन इस पेज पे और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका। अच्छा, ये दोनों भी ठीक है। हाँ, 39 40 39 40 39 40 सर 40 40 में क्या है? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो इसको प्रूव करो। ये ऑप्शन क्रिएट करना है आपको। क्या क्रिएट करना है ऑप्शन में? एक सेकेंड। ऑप्शन में है एक तो b माइनस एक्स, एक है b प्लस एक्स और f ऑफ x a प्लस b बाई 2 और a प्लस b बाई 2 भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो क्रिएट करना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले तो ये आपको यूज करना है। f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू f(x) के बराबर है, तो ये कैसे क्रिएट होगा? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? बोलो। सर प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ही अप्लाई होगी। तो पहले इसको मान लो इंटीग्रेशन को i बोल देते हैं, a से b x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो प्रॉपर्टी 4 अगर मैं अप्लाई करूंगा तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है? x की जगह अगर आप रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स तो इंटीग्रेशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो i आएगा। a से b a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में हमको जो बोला गया था उसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि भाई a प्लस बी माइनस एक्स के लिए वापस एफ एक्स के बराबर ही है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? a से b a प्लस बी माइनस एक्स और इसकी जगह वापस एफ एक्स लिख देते हैं dx। अब बताओ क्या करें? बोलो। स्क्वायर्ड सर अलग अलग कर लें। ऐड भी कर सकते हो, देखो ध्यान से। इन दोनों को ऐड करोगे तो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा। हर बार यही तो करते हैं, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करके ऐड ही करते हो। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू a से b। अब देखो इन दोनों को ऐड जब करेंगे दोनों में से fx का पार्ट कॉमन आ रहा है। यस वहां पे क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी माइनस एक्स। ये x x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 a से b एफ एक्स डी एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो घबराना नहीं है। आप बस देखो कि भाई ये क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, फिर गिवन डेटा को यूज कर लिया, गिवन डेटा को यूज करने के बाद प्रॉपर्टी 4 के तरह से 1 और 2 को ऐड कर दिया और अपने आप चीजें बन गई। क्या समझ आ रहा है? यस ओके, तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है। एक सजेशन और है आपके लिए, अगर आपको बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ और प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी है।
अगर मैं देख लूंगा नेट पे पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा, तो जिसको अगर प्रैक्टिस करनी हो अच्छे क्वेश्चन की तो उसको एज अ टेस्ट पेपर सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवर हो जाए। बोर्ड्स में उससे ज्यादा टफ लेवल आएगा भी नहीं, और जेई मेंस लेवल भी ये कवर कर लेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत अच्छी किताब है, तो उसके पीडीएफ इस चैप्टर के मैं आपको भेज दूंगा। उसमें एक ही चैप्टर है इंट्रीगल, उसमें इनडेफिनेट डेफिनेट मिक्स है, इनडेफिनेट डेफिनेट मिक्स होकर उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप वो कवर कर सकते हो। चलो अब अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हमको आगे का टॉपिक कवर करना है, जिसमें पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है और क्या प्रॉपर्टी होती है वो सीखना है। ठीक है, कितनी बज गई? 8 बज गई, क्या जल्दी कवर करते हैं। फिर आज मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिर्फ आप प्रॉपर्टी आप लिख लो और याद कर लो ताकि हम कुछ क्वेश्चन कर पाए। देखो, फंक्शंस जब पढ़ाया था आपको तो पीरियोडिक फंक्शन करके पढ़ाया था। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में क्या सिखाया गया था कि ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, जैसे ये फंक्शन हो गया। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है? पाई। इसका पीरियड कितना है? पाई। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब बोलता है? जब वो उसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करे, और हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर वापस एफ एक्स के बराबर आ जाए, वे टी इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड, टी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फंडामेंटल पीरियड, तो उस फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। अच्छा, इन सब के क्वेश्चन को करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन का रिवीजन होना जरूरी है। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार पुराने नोट्स उठा के देख लेना, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, वो सारा जरूरी है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था टी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर वापस एफ एक्स के बराबर आ जाती है तो उसको फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे उसमें एक चीज ये भी बताई थी, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, ये दोनों अगर साथ में दिए हों, इसका पीरियड मान लो t1, इसका पीरियड मान लो t2, तो इस ओवरऑल का पीरियड कितना आता था? आप क्या करते थे? एलसीएम ऑफ t1 है t2। याद आ रहा है? बोलो। अगर एक फंक्शन एफ एक्स का पीरियड t1 है, दूसरे का t2 है, तो दोनों का साथ में ले लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। एक ये भी बताया था कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड अगर t है, तो एफ ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होगा? कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड हो जाएगा। नहीं, a टाइम्स नहीं, a टाइम्स डिवाइड होगा, t बाई डिवाइड मॉड में क्या आ जाएगा? t बाई मॉड है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड अगर t है, वो दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ ax प्लस b टाइप से, मतलब उसमें x की जगह कोई लीनियर फंक्शन दीजिए, कोफिशिएंट अगर x का a है, तो उसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आपको पता है साइन x जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई, है ना। साइन x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। यस तो कोई पूछेगा बताओ साइन 5x का पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 पाई बाई 2 पाई बाय 5। 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड t बाई ये हो जाएगा। दो फंक्शन अलग अलग है, एक का t1 t2 है, तो दोनों का साथ में हो जाएगा एलसीएम ऑफ t1 t2। अच्छा, कुछ कुछ केस स्पेशल होते थे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते थे, तो वहां पे हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, अब दोनों का इंडिविजुअली देखे तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, लेकिन ओवरऑल इसका पीरियड कितना आया था? सर x प्लस पाई बाई 2। सिर्फ पाई बाई 2। सिर्फ पाई बाय 2 कांस्टेंट आएगा ना, पीरियड तो वेरिएबल नहीं आ सकता पीरियड कभी। पीरियड कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। क्योंकि आप देखोगे पाई बाई 2 रखने पे वापस ये क्रिएट हो रहा है, पाई पे भी क्रिएट होता है, 2 पाई पे भी क्रिएट होता है, लेकिन पाई बाई 2 पे भी क्रिएट होता है। हमको कौन सा लेना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो कभी भी ऐसा आए मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाले फंक्शन जो एक दूसरे में चेंज हो पा रहे हो, लेकिन हाँ मॉड होना चाहिए। अगर मॉड नहीं होता तो एक का साइन होता है, एक दूसरे का क्या होता है? माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर ऐसे क्रिएट हो रहे हो फंक्शन हो, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? ये। हाँ, मॉड लगाने पे भी पीरियड पाई में कन्वर्ट हो गया था। मॉड साइन एक्स का मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड तो पाई होता है, उस पर मॉड लगाओ या ना लगाओ, टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड हमेशा क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। ये तो मतलब क्या थी? ये थी आपके फंडामेंटल डेफिनेशंस कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अब हमको जो यहाँ पे चीजें सीखनी है कि ये जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब देखो इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है
कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड है टी, अगर फंक्शन एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी और इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके n टाइम्स टी तक, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है 0 से लेके n टाइम्स टी तक, तो ये जो n है, n इज सम इंटीजर, ये n आपका आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मोर बेटर है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल मैं साइन एक्स की, मॉड साइन एक्स की ही बात कर लो, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, और मान लो इस मॉड साइन एक्स कोई फंक्शन है और मुझे पता है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है पाई, हर पाई इंटरवल के बाद ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन 0 टू 5 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया निकालना है 0 से 5 पाई का। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के, एक पार्ट मतलब जो इसका पीरियड कितना पाई है, इसका पीरियड कितना है पाई, तो मैं इसको 5 टाइम्स 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ, हाँ है ना, यस 5 गुना, तो ये पीरियड पाई, अगर क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हर टी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो टी के बाद जो होगा 5 अगर 5 बार टी है तो क्या हो जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या n टाइम्स टी है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस है ना, क्योंकि वो ग्राफ n टाइम्स रिपीट होगा तो n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स जिसका पीरियड टी हो तो ये n को क्या लिख दोगे, आगे भेज देना, और एक क्वेश्चन फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाएगी अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है 0 से n टी उसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो n को आगे ले सकते हो। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी, मान लो सेम, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है और इंटीग्रेशन हो रहा है एम टी से एन टी, एम टी से लेके एन टी तक, तो यहाँ पे क्या करोगे, 0 से टी कर दोगे और आगे क्या लिख दोगे, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एम। ठीक है, पहले इन दोनों प्रॉपर्टी को लिख लो सब लोग, दोनों प्रॉपर्टी को उतार लो एक बार। अच्छे से समझना, सब इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन मतलब ज्यादा टफ नहीं है, समझ लोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। लिख लिया सबने प्रॉपर्टी दोनों? यस Yes, sir. यस ठीक है। अच्छा, इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, ग्राफिकली भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे इसी में इंटीग्रेशन करना है मॉड ऑफ साइन एक्स का 2 पाई से लेके 5 पाई तक। अब जो 2 पाई से लेके 5 पाई में कितने सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल नहीं, कितने कर्व आ रहे हैं 2 पाई से 5 पाई के बीच में, 1 2 3, है ना। तो इसको मैं 3 टाइम्स 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ, बोलो। यस 2 से 5, 2 से 5 में तो कितने आ रहे, 3 आ रहे हैं, तो इसको 3 गुना लिख सकते हैं 0 से पाई, हाँ है ना। तो बेसिकली 3 क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 3, 5 माइनस 2। समझ में आ रहा है? यस अब मुझे मान लो थोड़ा आगे के लिए पूछ ले, 3 पाई से पूछ ले, मान लो 12 पाई मॉड साइन एक्स, और पीरियड इसका अगर पाई है, पीरियड अगर पाई है तो क्या करूंगा, 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 12 9, 0 से पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स, हाँ है ना। Yes, sir. देखो इंटरवल छोटी करने से फायदा क्या होता है, जो भी फंक्शन उसको डिफाइन करना आसान हो जाता है। अब जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है तो मुझे पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है 0 से पाई में, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ही में क्या होगा, पॉजिटिव, तो डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन होगा, उसके बाद में आसानी से अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, मॉड को तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लेकिन 0 से पाई में मॉड ये पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे, मॉड साइन एक्स को साइन एक्स ही लिख देंगे। अब इसको मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर पाऊँ, तो इसलिए इंटरवल को छोटा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 प्रॉपर्टी कम से कम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, n माइनस एम कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाँ ये वाली दोनों लिख लो। कभी कभी कुछ फिक्स टर्म दोनों में ऐड हो जाएगी, मान लो एंटी एंटी है, लेकिन एक जगह ए ऐड हो रहा है, एक जगह बी ऐड हो रहा है, तो बेसिकली उस पूरे ग्राफ को ए से बी में शिफ्ट कर दो, या फिर ए प्लस एनटी से बी प्लस एनटी में शिफ्ट करो, दोनों का ग्राफ सेम ही होगा, दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए से बी
एफ एक्स डी एक्स। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। और सेकेंड प्रॉपर्टी ए से ए प्लस एन टी, तो इसमें भी पहले डायरेक्टली कर देना 0 से टी, क्योंकि ए से ए प्लस एन टी जो भी वो अगेन पार्ट है वो सेम ही पार्ट है। ग्राफिकली इसको बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। जल्दी से लिख लो, कितनी बच गई, जल्दी करो। सर एक बार थर्ड वाली दोबारा समझाना। ठीक है, देखो थर्ड वाली ऐसे ऐसे समझो। मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, या फिर एक काम करते दूसरा कोई एग्जांपल है, कोई कुछ भी ले सकते हो। मान लो फ्रैक्शनल पार्ट का एग्जांपल ले लेता। फ्रैक्शनल पार्ट भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें मान लो आपको बोला है इंटीग्रेट करो ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी। ठीक है, अब इस फंक्शन का पीरियड आपको पता ही है 1 होता है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इधर 5 आएगा। मान लो मुझे कुछ किसी इंटरवल में इंटीग्रेट करना है ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी। एन टी मान लो अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए एन टी की वैल्यू मान लो 2 बोल दी मैंने, तो एन टी आपका क्या 2, तो ए प्लस एन टी, तो ये मान लो ए है, ये 2 से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे क्या है ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस 2 से कहां तक जाना है बी प्लस एन टाइम टी। एक और कोई इंटरवल होगा बी, तो ये क्या है बी प्लस टी। एक मान लो यहाँ पे कहीं आपका ए आ रहा है, कोई पॉइंट है ए, बहुत टाइम लग जाएगा इसको ग्राफिकली प्रूव करने में, जल्दी देखो फटाफट। ये मान लो 2t है और ये गैप आपने ए मान लिया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आपका ट्वाइस ऑफ टी है, ये आपका मान लो गैप ए है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2t। ठीक है, और एक और गैप आप मान लो बी मान लो, इस 2t से ही बी डिस्टेंस पे एक और कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक का गैप कितना हो जाएगा बी प्लस 2t। अब ए प्लस 2t से बी प्लस 2t कौन सा एरिया पूछ रहा है? ए प्लस 2t मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला एरिया पूछ रहा है, हाँ है ना? यस। ठीक है सर, ठीक है। ए प्लस 2t से लेके बी प्लस 2t, ये आपका यहां से यहां तक क्या है ए प्लस 2t, और यहां से यहां तक क्या है बी प्लस 2t, तो आपको ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब ये वाला एरिया, अब देखो सेम पार्ट यहाँ पे भी रेप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से सेम ए डिस्टेंस पे मान लो ये आएगा, और सेम यहाँ से बी डिस्टेंस पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा, तो ए से बी में जो एरिया होगा, ए से बी में जो एरिया होगा, ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी में जो एरिया होगा, दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। तो ए से बी वाला इंटीग्रेशन और ए प्लस 2t से बी प्लस 2t वाला इंटीग्रेशन दोनों क्या होगा? सेम। सेम इसको भी ऐसे ग्राफिकली आप लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको इसको याद रखना है, दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जितना याद रख मतलब समझ के याद रख सको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एन मोमेंट पे याद नहीं रहेगा नहीं तो। ए एंटी एंटी सेम रहेगा तो डायरेक्टली एंटी एंटी ऐसा याद करो, कैंसिल कर देना, एंटी एंटी कैंसिल ए से बी। यहाँ पे भी अगले पार्ट में क्या करोगे, ए से ए कैंसिल, 0 से एंटी आएगा, फिर एन आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे ए कैंसिल, वहां पे एंटी एंटी कैंसिल, ऐसे याद रख लेना है। ये 2 प्रॉपर्टी और ये 2 प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं अप्लाई करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। कि यहाँ पे कोई पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है आपको? बोलो, दिख रहा है क्या? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक नहीं होता। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ ही चेंज हो रहा है उसका। फ्रैक्शनल पार्ट आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, हाँ है ना? यस तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या होता है? पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना होता है? सर 1। 1। इसका पीरियड कितना होता है? 1। टी की वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1।
इस 25 को क्या लिखोगे? 25 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक है तो ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है। यहाँ पे मान लो एफ एक्स, आप ऐसा मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स आपने मान लिया ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू जो आप निकालोगे ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी, तो जैसे मान लो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट और 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट या 5.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, सबका फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ही है ना, तो एक्स प्लस टी का फ्रैक्शनल पार्ट ई की पावर फ्रैक्शन यही रहेगा, ये वापिस एफ एक्स के बराबर आ गया था। ये भी क्या है? पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है? 1। अब यहाँ पे 25 आगे आ जाएगा, हाँ है ना, 25 क्या आ जाएगा आगे? क्या बचेगा? ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आ रहा है? यस बोलो। अब देखो फ्रैक्शनल Yes. पार्ट स्पेशल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। अब या तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो आप, इसको क्या लिखोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आपको देखो लिमिट दी हुई 0 से 1, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x जीरो अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा 25, 0 से 1 e की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कैसे किया? फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन था और उसका पीरियड था 1, तो 25 को लिखा 1 इंटू 25, 25 आगे आ गया, फिर लिमिट हो गई 0 से 1। अब 0 से 1 होने के बाद इंटीग्रेशन मेरा आसान हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस ठीक। नेक्स्ट, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसको देख के क्या याद आएगा, क्या करोगे? कौन सी प्रॉपर्टी? सर 2 sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। लिमिट 0 से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 55 अच्छे से समझना इसको। 2 कैंसल, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सर मॉड मॉड ऑफ मॉड। साइन। अगेन मॉड वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने हर बार बताया। क्या मॉड साइन एक्स पीरियोडिक है? बोलो। यस सर। यस सर बताया था अभी, मॉड साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड कितना होता है? सर पाई पाई। इसका पीरियड कितना होता है? पाई। एक्स प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखोगे तो वापस एफ एक्स ही आ जाएगा। पीरियड कितना होता है? पाई। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पाई के साथ फ्रैक्शन है, तो क्या फ्रैक्शन आ सकता है कि नीचे? बोलो। हाँ सर, नहीं आ सकता, मैंने क्या कहा था? नेचुरल नंबर है, वहां लिखा भी था। ठीक है ध्यान सर, रखना, ठीक है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को नीचे मत उतारना, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ पे पहले आपको इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, तो इसको इंटीजर में ब्रेक कर लेते हैं। तो 50π/3 को नियरेस्ट इंटीजर में ब्रेक कर देते हैं। देखो 3 की टेबल में 50 के आसपास कौन सा नंबर आएगा? 48। 48। नहीं, 51 में तो फिर माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस के टर्म्स में नहीं करना है, माइनस नहीं रख, माइनस कभी मत क्रिएट करना, ध्यान रखना, प्लस ही क्रिएट करना, है ना। एक नियरेस्ट नंबर 51 भी आता है, लेकिन 51 आगे चला जाएगा, तो फिर 51 को लिखने के लिए आपको 51 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 48 लिख दे। यस तो कितना जाएगा? 48π + 2π। अलग पाई अलग आएगा। करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16π + 2π/3। सही है। हाँ सर, 50π को क्या लिखोगे? 3 की टेबल में 48 आता है, तो 48 + 2, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 16π + 2π/3। यहां तक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. सर अब मैं अपनी लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 से, ए से बी में सी पे ब्रेक कर सकता हूँ, तो 16π इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। 16π इन दोनों के बीच में आएगा, 16π पे ब्रेक कर दें। अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर सी। अगर सी कोई नंबर है तो ए से सी प्लस सी से बी, तो 0 से 16π और 16π से 16π + 2π/3। क्लियर है? यस यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, 16 आगे आ जाएगा, 16 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा? 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। और यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? एंटी एंटी वाली, एंटी से एंटी कैंसल, याद आ रहा है अभी जो बताई थी? यस एंटी से एंटी कैंसल, एंटी से एंटी कैंसल, तो क्या बचेगा? 0 से 2π/3।
मॉड ऑफ साइन एक्स। अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, 0 से 2π/3, 2π/3 मतलब कितना है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सारी स्टेप्स को ध्यान से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, आ गया। देख लो अच्छे। सबसे पहले देखो क्या करा, इसको सिंप्लीफाई किया तो मॉड साइन एक्स आया। मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता था, तो पाई को फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसको नियरेस्ट में तोड़ा, तो 50π/3 को क्या लिख सकते हैं, 16π + 2π/3, 16π + 2π/3। फिर 0 से 16π अलग किया, 16π से वो अलग किया, फिर दोनों प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी 4 बताई थी उसमें से वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। सर हाँ सर हम नेगेटिव में मतलब जो लिमिट लगा रहे हैं वो नेगेटिव में ला ही नहीं सकते, या फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना? कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी ना, फिर आप प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई, यहाँ पे प्लस में था तो इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया ना, ए से सी प्लस सी से बी में। माइनस होता तो फिर आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता, कैलकुलेशन डिफिकल्टी आ जाती, इसलिए मैंने पॉजिटिव क्रिएट किया ताकि ए से सी प्लस सी से बी क्रिएट कर सकूं। ठीक है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, ये सारे ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस वापस करना घर पे, अच्छे क्वेश्चन है। अब याद करो, ये मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या था, π/2। π/2। देखो जेईई मेंस 2022 में आया था। इसका ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, π/2। तो क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो π/2 के टर्म्स में, बताओ क्या लिखोगे ऊपर, 20π को π/2 के टर्म्स में कैसे लिखें? सर 40π/2। 40π/2। 40 × π/2 है ना, यस। π/2 Yes. के टर्म्स में लिखूंगा क्योंकि इसका पीरियड π/2 है, तो π/2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 20π को क्या लिखा, 40 × π/2। अब बताओ क्या होगा, सर 20 आगे आ जाएगा। 40 आगे आ जाएगा, 40 है ना। सर। अब 0 से π/2 फर्स्ट क्वार्टर में दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। जब तक मॉड डिफाइन नहीं होंगे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते। देखो सब ये सारा खेल मॉड को डिफाइन करने के लिए ही है। दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, हाँ है ना। यस। अब बस ओपन करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी पता होगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया ये 4 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना है आपको। ये 4 प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी हल्का हल्का लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकली आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है और ऐसे अप्लाई करनी है। इसके क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन पे थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तो थोड़े से मॉड्यूल में से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने कौन सा वो फॉर्मूला अप्लाई करा था? हाँ देखो ये मैंने बताया था, ये जब भी क्या कहते हैं, ये आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, π/2। मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, π/2। अब मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 20π, तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी कि 0 से nt अगर होगा तो n आगे आ जाएगा। n क्या आ जाएगा आगे, अगर पीरियड t है तो n आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने t क्रिएट किया, तो t कैसे क्रिएट होगा, t क्या था, π/2 था, तो मुझे सबसे पहले π/2 क्रिएट किया। तो 20π को क्या लिखा मैंने, 40 × π/2, 40 × π/2, क्योंकि मुझे t क्रिएट करना है ना। प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरी थी ये थी 0 से n टाइम्स t fx dx है, तो आपको t यहाँ पे रख लेना है, n आगे आ जाएगा, ऊपर t बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन में t की वैल्यू π/2 थी, तो इसलिए यहाँ पे पहले π/2 मैंने क्रिएट किया, मतलब t क्रिएट किया, ये आपका t है। तो ये t के साथ कौन है, 40 है, तो ये 40 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और ऊपर t बच जाएगा। अब यहाँ पे 20π था, तो 20π को क्या लिखा मैंने, 40 × π/2। समझ में आ गया। यस सर। अब 0 से π/2 में फर्स्ट क्वार्टर में दोनों के दोनों पॉजिटिव ओपन होता है, तो पॉजिटिव लिख दिया। अब ओपन करोगे a + b का होल स्क्वायर, ओपन करके आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया है आज आपको पीरियोडिक फंक्शन, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉड्यूल से कर लेना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, खुद से गलतियां होगी उसमें तब जाके लॉजिक बैठेगा। ठीक है, तो और पीरियोडिक फंक्शन जिसको रिवाइज करना है वो पुराने नोट्स ओपन करके देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज वहां गिवन है। तो पीरियोडिक फंक्शन रिवाइज करके आज के आज ही ये टॉपिक अपना फिनिश कर लेना।
इसके अलावा जिसने अगर होमवर्क नहीं किया है उसको अगर करना हो तो मिसलिनियस एनसीईआरटी की कर लेना ट्राई खुद से वापस से, और जिसका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है वो एग्जाम्पलर ट्राई कर सकता है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।